Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding hyperthyroidism. पिछले क्लास में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था, उसमें मैंने आपको पूरी एनाटॉमी बताई थी थायराइड ग्लैंड की. सो आज हम हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन पढ़ने वाले हैं. सो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो हाइपर सिक्रेशन ऑफ T3 T4, जो T3 T4 हार्मोन है वो एक्सेस सिक्रेशन हो रहा है. एक्सेस सिक्रेशन हो रहा है, सो T3 T4 क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, कैलोरी प्रोड्यूस करता है. सो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा, इंक्रीज कैलोरीजेनेसिस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, तो बहुत लाइक हीट टॉलरेंस, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि कैलोरीजेनेसिस भी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना. सो वेट लॉस होगा, बहुत भूख लगेगी, है ना. हार्ट पे क्या इम्पैक्ट करेगा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, है ना. सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा. सो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि आपको पता है थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे लाइक एंटीरियर नेक के पास सिचुएटेड है ना. सो ये राइट लोब होते हैं एंड लेफ्ट लोब होते हैं, एंड दे आर जॉइंड बाय द isthmus. राइट लोब एंड लेफ्ट लोब आर जॉइंड बाय द isthmus, ठीक है ना, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है. तो बेसिकली हम T3 T4 के बारे में पढ़ेंगे. हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़े तो T3 T4 क्या होगा, एक्सेस सिक्रेशन होगा. सो ये कैसे होता है ना, अगर हम सिंपल बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस होता है. हाइपोथैलेमस से हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज नोन एज थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, एंड वहां से रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. अब ये TSH कहाँ पे एक्ट करता है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, एंड यहाँ से ये रिलीज करता है T3 एंड T4, जो कि हमारे ब्लड में जाके फिर उसका काम स्टार्ट होता है, ठीक है ना. सो अगर T3 T4 अगर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, T3 T4 जैसे ही अगर ब्लड में कम होता है, तो जैसे ही ब्लड में कम होता है, ये हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि यस, मेरे ब्लड में, मेरे बॉडी में क्या हो रखा है, T3 T4 कम हो गया, तो चलो मुझे TRH रिलीज करना है. सो वहाँ से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन अगेन सिक्रेट होता है, एंड अगेन पूरा मैकेनिज्म सेम जाता है. एंड जैसे ही T3 T4 एक्सेस हो जाता है, T3 T4 एक्सेस हो जाता है ब्लड में, तो हाइपोथैलेमस देखता है कि T3 T4 बहुत ज़्यादा हो रखा है, चलो अब मैं अपना जो TRH रिलीज करा था वो क्या कर दूंगा, इनहिबिट कर दूंगा. सो नेगेटिव फीडबैक जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है, सो TRH कम होता है, सो TSH कम होगा, TSH कम होगा, सो T3 T4 भी कम होगा. बट इन हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है ना, जो ये नेगेटिव फीडबैक है ना, ये नेगेटिव फीडबैक प्रॉपर नहीं जा रही है, या तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम की वजह से या थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, T3 T4 क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, जितना हमें चाहिए था उससे ज्यादा T3 T4 बना जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा, नॉन स्टॉप वर्किंग करा जा रहा है. सो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, कैलोरीजेनेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ओवर इंक्रीज हो जाएगा, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, सब कुछ हाइपर हो जाएगा, ठीक है ना. सो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, इट इज द एक्सेसिव सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, या तो सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है या फिर सिक्रीशन ऑफ एंडोजीनस और एक्सोजीनस हार्मोन. व्हाई आई एम सेइंग एक्सोजीनस, क्योंकि अगर लेट्स सपोज किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं, हम लीवोथायरोक्सिन देते हैं. दैट इज ऑल्सो द हार्मोन, एक्सोजीनस हार्मोन दे रहे हैं, सो दैट की एक प्रॉपर मेंटेनेंस रहे बॉडी में थायराइड लेवल का, है ना, थायराइड का लेवल, है ना. सो एक्सोजीनस आपने बहुत ज्यादा, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपने ज्यादा ही मेडिसिन ले लिया बिना चेक कराए, आप लिए जा रहे हो. सो बिकॉज ऑफ द एंडोजीनस, तो या तो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है. एक्सोजीनस आप बाहर से एक्सेस हार्मोन्स लिए जा रहे हो. सो एक्सोजीनस हार्मोन बाय द थायराइड, इट इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है ना. एक्सेसिव सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंडोजीनस और एक्सोजीनस हार्मोन बाय थायराइड इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म. एंड मैंने बता दिया आपको कि हाइपोथैलेमस से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, वहां से TSH रिलीज होगा और वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, एंड वहां से T4 T3 रिलीज होगा. तो अगर प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है कि TSH मतलब कि नेगेटिव फीडबैक तो गया, यहाँ पर से नेगेटिव फीडबैक गया, तो TSH क्या हो गया, TSH कम हो गया कि अब मैं TSH रिलीज नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल थायराइड ग्लैंड अपनी मनमर्जी के हिसाब से TSH हार्मोन कम है, स्टिल वो अपना लाइक T3 T4 रिलीज किया जा रहा है. सो या तो प्रॉब्लम हमारा थायराइड ग्लैंड में है, या तो सेकेंडरी प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में, कि वहां से ही TSH वो बोला भाई मैं तो अपना काम नहीं रोकूंगा, मैं तो भले ही T3
T4 ज़्यादा हो, मुझे फर्क घंटा नहीं पड़ता है, मैं TSH रिलीज करता ही रहूंगा। सो या तो एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है ना। सो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे हमारा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म था, प्रॉब्लम कहाँ था, ग्लैंड में। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म तो प्रॉब्लम कहाँ था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ऐसे ही सेम प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, ग्लैंड में प्रॉब्लम है। मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी तो TSH कम रिलीज कर रही है एंड वो बोल रही है कि भैया थायराइड ग्लैंड रुक जाओ, अब T3 T4 रिलीज मत करो, तेरा काम हो गया है। बट स्टिल थायराइड ग्लैंड तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से रिलीज किया जा रहा है T3 T4, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो रिलीज किया जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे, प्राइमरी प्रॉब्लम कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है। सो वो क्या करेगा, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म करेगा। सो उसका क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मोस्ट कॉमन कॉज इज द ग्रेव्स डिजीज। याद करो, इन हाइपोथायरॉयडिज्म मैं दोनों को कंपैरिजन करके चल रही हूँ, क्यों, क्योंकि सो दैट आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। सो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या कंडीशन थी, हशीमोटोज डिजीज, वो भी ऑटो इम्यून था, डिस्ट्रक्शन था, जहाँ पे क्या हो रहा था, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा था। एंड यहाँ पे प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या कंडीशन है, ग्रेव्स डिजीज मोस्ट कॉमन कंडीशन है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। आप मतलब एक नंबर मान लो तो अप्रोक्स 80% जो केसेस है ना, वो बिकॉज ऑफ द ग्रेव्स डिजीज की वजह से होता है, ठीक है ना। सो ग्रेव्स डिजीज क्या है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, वेयर इम्यून सिस्टम जो है ना क्या प्रोड्यूस करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर लेट्स, दो इम्यूनोग्लोब्यूलिन सिक्रीट करता है, दैट इज TSI या फिर लेट्स। एंड ये क्या है ना, ये जो TSI एंड लेट्स है ना, ये बहुत वाइस है। ये ना काइंड ऑफ TSH की तरह एक्ट करता है। इसका जो साइज शेप, ऐसे बोलो साइज शेप जो है ना, वो TSH की तरह एक्ट करेगा। अब ये TSH ग्लैंड के पास आएगा तो इसको तो लगेगा TSH ही आया ना, TSI लेट सिक्रीट कर रहा है, बट थायराइड ग्लैंड को तो लगेगा बेचारा क्या बोलते हैं, बुद्धू बन जाएगा, उसको लगेगा कि ये TSH ही है, तो मुझे T3 T4 रिलीज करना चाहिए, है ना। सो वो T3 T4 रिलीज करता रहेगा। आई बस में। सो ग्रेव्स डिजीज में क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, वेयर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स या फिर लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज दैट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन। क्योंकि इसका जो काम है वो कैसे लग रहा है, थायराइड ग्लैंड को लग रहा है कि ये TSH ही है, तो वो आराम से T3 T4 रिलीज करता रहेगा, भले ही TSH कम है, स्टिल ये रिलीज करता रहेगा, ठीक है ना। सो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, T3 इंक्रीज हो जाएगा, ऑफ कोर्स T3 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड T3 T4 ही रिलीज करता है बेसिकली। सो T3 T4 इंक्रीज हो जाएगा, बट TSH क्या होगा, वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे TSI थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स इंक्रीज हो रहा है, नॉट TSH। सो TSH तो कम है, बट बिकॉज ऑफ TSI इंक्रीज होने की वजह से, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स इंक्रीज होने की वजह से T4 T3 रिलीज होया जा रहा है, ठीक है ना। सो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कंडीशन इज द ग्रेव्स डिजीज। आगे हम इसके साइन सिम्टम्स बढ़ेंगे, थोड़े इसके अलग यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। सो फर्स्ट हमारा ग्रेव्स डिजीज हो गया। सेकेंड कंडीशन हो सकता है थायराइड नोड्यूल, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड में है वहाँ पे कुछ नोड्स है, लिम्फ नोड्स, वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं नोड्स है, वहाँ पे कुछ गोइटर है ना। सो वो ही एक्सेस क्या बोलते हैं T3 T4 रिलीज किया जा रहा है, ठीक है ना। सो लाइक टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर है ना, मल्टी नोड्यूल्स है जो बहुत सारा ओवर सिक्रेशन ऑफ T3 T4 हार्मोन कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द, मैंने क्या बोला था कि बाहर से हम एक्सेस थायराइड हार्मोन ले रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है, एंड एक्सेस आप लिवोथायरोक्सिन बिना चेकअप कराए लिए जा रहे हो, बल्कि आपका वैल्यू नॉर्मल आ गया, स्टिल आप क्या बोलते हैं, जो आपका लेट्स सपोज आपका 100 माइक्रोग्राम आपका लिवोथायरोक्सिन चल रहा था, अब एंड आपका अब जो TSH T3 T4 है वो नॉर्मल आ गया, स्टिल आप लिए जा रहे हो। सो अगेन ये क्या कर सकता है, ये थायराइड टॉक्सिसोसिस फैसिटिशिया, मतलब कि एक्सोजेनस की वजह से, बाहर से लिवोथायरोक्सिन लेने की वजह से थायराइड टॉक्सिसोसिस फैसिटिशिया होता है, ठीक है ना। उसके अलावा थायराइडाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड, जिसकी वजह से ही T3 T4 एक्सेस रिलीज हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेस आयोडीन इनटेक, मैंने क्या बोला था कि थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, क्यों, T3 T4 रिलीज करने के लिए, T3 T4 बनाने के लिए। सो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस आयोडीन इनटेक रहेगा तो एक्सेस T3 T4 बनेगा, सो ऑफकोर्स हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओवर इंजेक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, दैट इज द थायराइडोसिस फैसिटिशिया देखने को मिलेगा। सो ये हमारा प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ग्रेव्स डिजीज, अच्छे से याद रखना। सेकेंडरी मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम कहाँ पे है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जहाँ से टीएसएच क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। टीएसएच बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो ऑफकोर्स थायराइड ग्लैंड को तो लगेगा ना कि ब्लड में T3 T4 कम है, क्योंकि टीएसएच मेरे पास आ रहा है तो चलो मैं भी T3 T4 रिलीज करता रहता हूँ, सो वहां से T3 T4 रिलीज होता रहेगा, ठीक है ना। चलो एक पिट्यूटरी एडिनोमा में, पिट्यूटरी एडिनोमा में क्या होगा, T3 भी बढ़ा रहेगा, T4 भी बढ़ा रहेगा और टीएसएच भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि टीएसएच ही बेसिकली वो रिलीज कर रहा है। सो हमारा प्राइमरी कॉज हो गया, सेकेंडरी कॉज हो गया, ठीक है ना। सो हमने कॉज पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, क्या पूरा मैकेनिज्म है, कैसा शेप होता है हमारे ग्लैंड का, क्या क्या रीजन होता है, किसकी वजह से हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ये हमने पढ़ लिया। कमिंग टू सिम्टम्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा इन पेशेंट में। सो मैंने क्या बोला, थायराइड हार्मोन बेसिकली क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैलोरी बनाता है ना, ठीक है, हार्ट पे इम्पैक्ट करता है, सो हार्ट का फंक्शन इंक्रीज करता है, तो यही सारे फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवर इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो मेटाबॉलिक क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, कैलोरोजेनेसिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो क्या होगा कि अब देखो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होगा, तो आपको क्या होगा, बहुत भूख लगेगी, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, बट भूख बहुत लगी, बहुत बहुत सारा खाना खाएंगे तो वेट क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, बट वेट इंक्रीज नहीं होगा, वेट और क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही बढ़ गया है बॉडी का। हाइपोथायरॉयडिज्म में याद करो क्या हो रहा था कि वहां पे मेटाबॉलिज्म कम हो गया, तो भूख कम लग रही थी, बट डिस्पाइट ऑफ ईटिंग लेस जो वेट है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज एपिटाइट, भूख ज्यादा लग रही है बट स्टिल जो वेट है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, सो वेट लॉस होगा डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज एपिटाइट। हीट इंटॉलरेंस होगा, क्योंकि कैलोरी ज्यादा हो रखी है तो हीट इंटॉलरेंस होगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, हाइपरथर्मिया होगा, बहुत स्वेटिंग होगा, है ना। सो स्वेटिंग होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, स्वेटिंग जो पाम एंड सोल से बहुत स्वेटिंग होता होगा, ठीक है ना। हाइपर एक्टिविटी होगा, इरिटेबल सा लगेगा, वहां पे सब कुछ कम हो रहा था, है ना, यहाँ पे सब कुछ ज्यादा होगा, सो इरिटेबल होगा, नर्वसनेस होगा, एप्रीहेंसिव होगा, एंग्जाइटी होगा, है ना। सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा कार्डियक सिस्टम की बात करें तो लाइक हमारा जो सिम्पैथोमेटिक हमारा स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बीटा 1 बीटा 2 जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो लाइक हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो पेल्पिटेशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, पेल्पिटेशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, और क्या बोलते हैं इसमें हमारा जो ऐसे फाइन ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और सस्टेन्ड हाइपरटेंशन होगा। वाई आई हैव रिटन सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि याद करो जो हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें क्या हो रहा था कि एपिसोडिक प्रोक्सिमल बीपी बढ़ रहा था, है ना, कभी नॉर्मल आता था, कभी एकदम से बढ़ जाता था, बट यहाँ पे सस्टेन्ड हाइपरटेंशन होगा, ठीक है ना। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पेल्पिटेशन होगा, एरिथमियाज देखने को मिल सकता है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर बहुत ज्यादा लाइक थायरोटॉक्सिसोसिस कंडीशन में बहुत ज्यादा थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा उस कंडीशन में, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फाइन ट्रेमर्स होगा, सो ये हो गया। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो लाइक रेस्टलेसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी, इरिटेबल होगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी, फाइन ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जीआईटी में भी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था, जीआईटी मोटिलिटी कम हो रही थी तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन था, बट यहाँ पे जीआईटी मोटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो डायरिया होगा, एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे लाइक ओलिगोमेनिया, क्योंकि ये हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें भी ऑल्टर करता है, सो लाइक हमारा जो ओलिगोमेनिया, इनफर्टिलिटी वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेव्स डिजीज, देखो उसमें हमारा हैशीमोटोस डिजीज था, यहाँ पे हमारा ग्रेव्स डिजीज था। ग्रेव्स डिजीज में हमने पढ़ा कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑटो इम्यून थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बन रहा है या फिर लेट्स बन रहा है, जो कि टीएसएच की तरह मिमिक्स करके T3 T4 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ना आपको एक्सोप्थैलेमस देखने को मिलेगा, एक्सोप्थैलेमस देखने को मिलेगा, मतलब कि सी दिस इज द प्रोट्यूडिंग आई बॉल, जो आई बॉल है ना ऐसे प्रोट्यूड सा लगेगा, सो एक्सोप्थैलेमस देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लिंकिंग जो है ना, जैसे कि हमारा ब्लिंकिंग जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो कम होने की वजह से एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकती है, जो ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा, जो हमारा ड्राइनेस हो सकती है, ठीक है, एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है, ब्लिंकिंग कम होगा, है ना। और हमारा क्या बोलते हैं, एक्सोप्थैलेमस प्रोट्रूडिंग ऑफ आई बॉल होगा, और फेस ना ऐसे स्टारलेट काइंड ऑफ फेस लगेगा, है ना। प्लस और क्या होगा, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर होगा। एक हमारा क्या बोलते हैं एंडेमिक गोइटर था, जो कि आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा था, जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर होगा, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है ना वो ओवरऑल पूरा का पूरा साइज इंक्रीज होगा डिफ्यूजली, मतलब क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल्ड हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। ये हमारा कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रेव्स डिजीज में मिलेगा, सी।
सी दिस कंडीशन, ठीक है ना। सो डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर होता है, एक्सोप्थैल्मस होता है, प्लस और क्या होता है, सी दिस इज कॉल्ड प्री टिबियल मिक्स एडिमा। प्री टिबियल मिक्स एडिमा मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे ना जो लेग है ना, जो टिबियल है ना लेग है, वो कैसा होता है, नॉन पिटिंग एडिमा होता है, और जो स्किन है ना वो थिकनिंग हो जाती है ना, स्किन थिकनिंग हो जाती है और नॉन पिटिंग एडिमा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सेस जो इसमें जो हमारा ग्रेव्स डिजीज में ना एक गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ग्लाइको अमीनोग्लाइसेंस प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन और वाटर को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से नॉन पिटिंग एडिमा और जो स्किन है वो थिकनिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। सो ये 3 क्लिनिकल फीचर्स आपको याद करना है, एक्सोप्थैल्मस, ठीक है, जिसकी वजह से स्टारलेट फेशियल एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेगा, इनएडिक्वेट ब्लिंकिंग होगा, एक्सपोजर केराटाइटिस होगा, है ना, एंड डिफ्यूज गॉइटर होगा, डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर होगा, प्लस हमारा क्या होगा, प्रीटिवियल मिक्स एडिमा होगा, जिसमें स्किन कैसा होगा, स्केली एंड नॉन पिटिंग एडिमा होगा, ठीक है ना। सो ग्रेव्स डिजीज हो गया, प्लस एक और जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, थायराइड स्टॉर्म देखने को मिलेगा। हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या पढ़ा था, मिक्स एडिमा कोमा, मिक्स एडिमा कोमा, जो भी क्या था, जो भी हमारा जो वो भी हमारा क्या था, रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन था, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो था ना, जो बहुत ही ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से था, जो हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज्यादा ही बहुत ही T3 T4 की हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी की वजह से मिक्स एडिमा कोमा था, जिसमें कोमा स्टेज हो जाता है, बॉडी एकदम क्या बोलते हैं, अनकॉन्सियस हाइपोथर्मिया कंडीशन हो जाती है। बट इन थायराइड स्टॉर्म मतलब कि थायराइड की बाढ़ आ गई है, स्टॉर्म हो गया है, बाढ़ आ गया है, थायरोटॉक्सिसोसिस भी जिसको बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, दिस इज ऑल्सो रेयर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा T3 T4 हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या होगा, एकदम हाइपरथर्मिया वाला कंडीशन होगा, हाइपरथर्मिया वाली कंडीशन होगी, है ना, बहुत ज्यादा कैलोरी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट इंटॉलरेंस होगा, हाइपरथर्मिया होगा, है ना। सो लाइक क्या होगा, CNS में आपको डिलीरियम, सीजर्स, कोमा, फीवर, हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अरिथमियाज देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा टैकीकार्डिया है ना कि मतलब जो रेट है वो क्या हो जाएगा, अरिथमियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे। GI में क्या होगा, एक्सेस GI मोटिलिटी की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया देखने को मिलेगा। लीवर में आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड दिस इज लाइक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोपाइल थाइयूरेसिल देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे थायराइड मेडिकेशन के बारे में, बट मैं थोड़ा सा थायराइड स्टॉर्म की मैनेजमेंट बता दूं। इसमें हम प्रोपाइल थाइयूरेसिल देते हैं, प्रोपाइल थाइयूरेसिल या फिर मिथिमाजोल देते हैं। ये क्या होता है, ये एंटी थायराइड एजेंट्स है, मतलब T3 T4 के सिक्रेशन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। सो प्रोपाइल थाइयूरेसिल देते हैं। अब देखो पेशेंट थायराइड स्टॉर्म में है, तो मतलब डिलीरियम, सीजर्स आ रहा होता है, कंफ्यूजन में होता है, कोमा स्टेज में भी चला जाता है, हाइपरथर्मिया होता है, तो मतलब वो मुंह से ले नहीं सकता है, अगर ले लिया तो बेटर है, बट अगर वो ओरली नहीं ले पाता है तो हम राइल्स ट्यूब डालते हैं, राइल्स ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं, राइल्स ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं, मतलब नाक के थ्रू नली डाल के दे सकते हैं, या तो हम रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम प्रोपेनोलोल या फिर एस्मोलोल देते हैं, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 को एंटागोनिस्ट करने के लिए, क्योंकि अरिथमियाज हो रहा है ना, उसके लिए हाइपरटेंशन अरिथमियाज हो रहा है, तो हम बीटा 1 बीटा 2 प्रोपेनोलोल देते हैं, प्लस हाइड्रोकोर्टिसिन देते हैं, प्लस आइस पैक देते हैं। क्यों, क्योंकि हाइपरथर्मिया हो रहा है तो आइस पैक देंगे, प्लस ऑक्सीजन की अगर नीड है तो हम ऑक्सीजन देते हैं। सो ये हमारा मैनेजमेंट होता है थायराइड स्टॉर्म का, ठीक है ना। सो ये हमारा ग्रेव्स डिजीज हो गया, थायराइड स्टॉर्म हो गया। हाइपो में क्या था, हशीमोटोज था और मिक्स एडिमा कोमा था, ठीक है ना। इसमें क्या है, ग्रेव्स डिजीज है और थायराइड स्टॉर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा सिम्टम्स हो गया, सब कुछ मतलब बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है, हाइपो में सब कुछ कम कम था, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि क्या क्या डायग्नोसिस करने हैं, सो ऑफकोर्स हम T4 T3 चेक करेंगे, टोटल T4 टोटल T3 चेक करेंगे, वो एलिवेटेड होगा, या फिर हम फ्री T4 T3 चेक करेंगे, वो भी एलिवेटेड होगा, ठीक है। एंड प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, TSH क्या होगा, कम होगा, एंड सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, TSH क्या होगा, वो भी एलिवेटेड होगा, ठीक है। एक ही हो गया। सेकेंड, हम थायराइड स्कैन करते हैं, ठीक है ना, और हम TSH ये TSH मैंने बता दिया आपको, ग्रेव्स या फिर प्राइमरी में TSH क्या होगा, कम होगा, एंड पिट्यूटरी एडिनोमा मतलब में क्या होगा, TSH एलिवेटेड होगा, तो हम MRI स्कैन कर सकते हैं टू सी द पिट्यूटरी को क्या उसकी कंडीशन है, ठीक है ना। USG ऑफ नेक भी करते हैं, है ना, थायराइड ग्लैंड को देखने के लिए, ठीक है।
है। उसके अलावा एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। इसमें क्या है ना कि हम आयोडीन देते हैं, एंड आपको पता है थायराइड ग्लैंड को आयोडीन बहुत पसंद है, क्यों? T3 T4 बनाने के लिए। सो अगर T3 जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव है, ओवर स्टिमुलेटेड है, तो हम जो आयोडीन देंगे वो क्या होगा, वो यूज कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा आयोडीन यूज करेगा, ज्यादा से ज्यादा आयोडीन यूज करेगा, अपटेक करेगा। इसका मतलब क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव है, ओवर स्टिमुलेटेड है। तो अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक इंक्रीज होता है, इसका मतलब कि इट इज ऑल्सो द डायग्नोसिस कंफर्मेशन, ठीक है ना। सो इंक्रीज इन रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ये भी एक मेथड है डायग्नोसिस का फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है ना। सो ये हमारे हो गए डायग्नोस्टिक। कमिंग टू मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना बेकार कंडीशन है तो इसको मैनेज कैसे करना है। सो देखो, मैनेज के हमारे 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट हम देंगे एंटी थायराइड एजेंट्स देंगे, मतलब कि जो थायराइड जो बना रहा है उसको इनहिबिट करने वाला ड्रग देंगे। T3 T4 को सिक्रीशन को कम करने वाले, उसको सप्रेस करने वाला ड्रग देंगे, एंटी थायराइड एजेंट्स देंगे। सेकेंड हम क्या देंगे, रेडियो एक्टिव एजेंट्स देंगे, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक नोड्यूलर, जो इसमें हमारा डिफ्यूज टॉक्सिक क्वार्टर हो रखा था, पूरा थायराइड ग्लैंड ही स्वेल्ड हो रखा था, थायराइड ग्लैंड में क्या बोलते हैं नोड्यूल्स हो रखे थे, तो हम उसको ही क्या करें, मतलब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड है, सो थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेशन को क्या करेंगे, कम करने के लिए हम ड्रग्स देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, मतलब कि थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर सकते हैं। या तो दवाई दे सकते हैं, या तो थायराइड ग्लैंड को जो ओवर स्टिमुलेशन है उसको कम कर सकते हैं, या तो हम थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 थिंग्स है टू ट्रीट फॉर दिस डिजीज, ठीक है ना। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। सो एंटी थायराइड ड्रग्स में है जैसे कि मिथिमाजोल हो गया, प्रोपाइल थायोरेसिल हो गया, एंड कार्बिमाजोल हो गया, ठीक है ना। ये 3 ड्रग्स है, मिथिमाजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल एंड कार्बिमाजोल, जिसमें कि जो प्रोपाइल थायोरेसिल है वो क्या करता है, प्रोपाइल थायोरेसिल क्या करता है, T4 से T3 कन्वर्जन को रोकता है, इनहिबिट करता है। मतलब बेसिकली T3 इज द एक्टिव फॉर्म, जो T4 T3 तो बना, बट T4 फर्दर T3 में कन्वर्ट हो जाता है फॉर लाइक काम के लिए। सो प्रोपाइल थायोरेसिल क्या करता है, T4 से T3 का जो कन्वर्जन है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है ना। सो उसको इनहिबिट करता है प्रोपाइल थायोरेसिल, एंड कार्बिमाजोल और मिथिमाजोल क्या करता है, उसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है ना। सो ये हमारा एंटी थायराइड ड्रग्स है। तो इस मेडिसिन में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अदर मदर प्रेग्नेंट है इफ मदर इज प्रेग्नेंट, सो कौन सा ड्रग हम देंगे, क्योंकि ये ड्रग थोड़े से ट्रेटोजेनिक भी होते हैं। सो देखो, जो प्रोपाइल थायोरेसिल है ना, अगर मदर जो प्रेग्नेंट है तो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देंगे प्रोपाइल थायोरेसिल। प्लीज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन तीनों ड्रग में से मिथिमाजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल एंड कार्बिमाजोल में से, तीनों में से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा सेफ ड्रग है, दैट इज द प्रोपाइल थायोरेसिल, है ना। प्रोपाइल थायोरेसिल, क्योंकि ये ट्रेटोजेनिक इफेक्ट नहीं है, बाकी मिथिमाजोल और कार्बिमाजोल का क्या है, ट्रेटोजेनिक इफेक्ट है, तो जो बेबी है उसमें चेंजेस हो सकता है ना। सो ट्रेटोजेनिक इफेक्ट है, एंड आपको पता है जो ट्रेटोजेनिक जितने भी ड्रग्स होते हैं मोस्टली जो बेबी में जो चेंजेस होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, सेकंड थर्ड में उतना चेंजेस नहीं होता है, बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा चेंजेस होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम प्रोपाइल थायोरेसिल देंगे, ठीक है ना। देन द क्वेश्चन इज, क्यों हम सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये तो सेफ ड्रग है ना, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये ड्रग क्या है, हिपैटोटॉक्सिसिटी भी है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एंटी थायराइड ड्रग्स स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले हम CBC करवाते हैं, प्लस हम क्या करवाते हैं, हम क्या बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, बोन मैरो को भी डिप्रेस करता है थोड़ा बहुत, एंड लिवर हिपैटोटॉक्सिसिटी भी होता है, सो हमें लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाने होते हैं। सो प्रोपाइल थायोरेसिल हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे, एंड बिकॉज ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी है इसलिए हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या कर देंगे, हम कार्बिमाजोल या फिर मिथिमाजोल देंगे, ठीक है ना। इट इज सेफ इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ क्या है, प्रोपाइल थायोरेसिल, बट बिकॉज ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम कार्बिमाजोल एंड मिथिमाजोल देंगे, कार्बिमाजोल और मिथिमाजोल देंगे, ठीक है ना। क्यों कार्बिमाजोल और मिथिमाजोल हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये एप्लाजिया क्यूटिस या फिर कोएनल अट्रेसिया करता है बच्चों में, ट्रेटोजेनिक इफेक्ट करता है इसलिए, ठीक है ना। सो एक तो हमारा ये ड्रग हो गया।
उसके बाद सेकंड मैंने क्या बोला था कि बीटा 1 बीटा 2 भी एक्टिवेट हो रखा है, तो लाइक हार्ट रेट, टैकीकार्डिया है, पैल्पिटेशंस है, हाइपरटेंशन है, अरिथमियाज कंडीशन हो सकते हैं। सो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, हम बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा 1 बीटा 2 स्टिमुलेटेड हो रखा है ना, तो हम बीटा ब्लॉकर देंगे, जैसे कि प्रोपेनोलोल देंगे या फिर एस्पोलोल देंगे, सो दैट जो टैकीकार्डिया है, जो हाइपरटेंशन है, वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है ना। सो ये ड्रग हो गया। थर्ड ड्रग क्या देते हैं, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं। ये सब हर कंडीशन में नहीं देते हैं, ये बेसिकली हम ग्रेव्स डिजीज में देते हैं, उन कंडीशन में देते हैं जब जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो रखा है, यहाँ पे थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल्स बन चुके हैं, डिफ्यूज गॉइटर हो रखा है, जैसे कि हमारा ग्रेव्स डिजीज में था ना, डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर था। तो इसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं, आयोडीन देते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं, जो कि क्या करता है, थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन कर देता है। जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसको डिस्ट्रक्शन कर देता है। सो जो हाइपोथायरॉयडिज्म था बिकॉज ऑफ टॉक्सिक नोड्यूलर कंडीशन की वजह से, सो वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो हम बेसिकली क्या देते हैं, आयोडीन 131 देते हैं, 131 देते हैं। बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो ये हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी है ना, रेडियो एक्टिव है, तो ये बीटा रेज रिलीज करता है, बीटा रेज रिलीज करता है। सो दिस बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसमें हम ये नहीं दे सकते थेरेपी, क्योंकि ये प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाएगा, तो अगेन ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होगा, ठीक है ना। सो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्लस ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी नहीं देंगे, जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। थर्ड, अगर कोई कंसीव करना चाहती है तो इन दैट कंडीशन में भी हम नहीं देंगे। या फिर अगर कोई ये थेरेपी ले रहा है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि अभी आपको कंसीव नहीं करना है, प्लस आपके जो पार्टनर है उसके साथ भी थोड़ा टाइम नहीं रहना है, ठीक है। सो ये भी बोलना होता है। प्लस और क्या करना होता है कि जिसको ये थेरेपी मिल रही है, जिस पेशेंट को, उसको थोड़ा आइसोलेट रहना पड़ता है, बच्चों से बेसिकली दूर रहना पड़ता है, क्योंकि ये बीटा रेज रिलीज करती रहती है ना, वो इंसान के अंदर से रेज रिलीज होती रहती है, तो बच्चों से दूर रखना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो अवॉइड टू कॉन्टैक्ट विथ चाइल्ड हु इज ट्रीटिंग विद दिस। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट है फॉर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। सो ये हो गया। एंड द थर्ड लास्ट ऑप्शन क्या था, या तो हम थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दो, आप ये थेरेपी नहीं दे सकते हो, आपने एंटी थायराइड ड्रग्स दे दिया तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन इज द थायराइडेक्टोमी। बेसिकली टोटल थायराइडेक्टोमी ही करते हैं, सब टोटल पहले करते थे, बट अब बेसिकली टोटल थायराइडेक्टोमी ही करते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड को ही बाहर कर दो, रिमूव कर दो। सो जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पे ना मैंने बताया था ना, जब मैंने आपको हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको थायराइड ग्लैंड की पूरी एनाटॉमी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्व सप्लाई हो रही थी ना, वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कर रहा था, जो कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वहाँ से सप्लाई कर रही थी। तो जब इस ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो हो सकता है कि लेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाए, लेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट है उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा या फिर हाई पिच वॉइस होगा, तो आपको इसके लिए मॉनिटर करना है, यू हैव टू मॉनिटर फॉर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एंड हाई पिच वॉइस, ठीक है। प्लस आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए भी मॉनिटर करते रहना है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हाइपोकैल्सीमिया के लिए भी मॉनिटर करते रहना है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड में 4 हमारे पैराथायराइड ग्लैंड ऐसे सिचुएटेड होते हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे से, तो हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड रिमूव करे तो उसके साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। सो आपको लाइक हाइपोकैल्सीमिया का जो साइन होता है, चोबस्टिक साइन, ट्रोसियो साइन, वो मॉनिटर करना है आपको पोस्ट ऑपरेटिव में, ठीक है ना। सो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज हमारा डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर है, आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना चाहते हो, सो जब आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने जाओगे, सो यू हैव टू मैनिपुलेट द क्या बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को जब मैनिपुलेट करेंगे, हो सकता है कि ओवर सिक्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं T3 T4 होगा, ओवर एकदम सर्ज ऑफ सिक्रेशन होगा, एकदम से बहुत सारा T3 T4 रिलीज होगा, तो उसकी वजह से एकदम से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं थायराइड टॉक्सिसोसिस कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। सो बिफोर सर्जरी हम क्या करते हैं, हम देते हैं सैचुरेटेड सोडियम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CSSP के देते हैं, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड देते हैं, है ना। SSPI जो कि क्या करता है, आयोडीन ट्रैप को डिक्रीज कर देता है, आयोडीन ट्रैप को कम कर देगा, तो क्या होगा, जो T3 T4 का सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बिफोर प्री ऑफ हम क्या देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड देते हैं। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपको एक्सेस आयोडीन का इंटेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आयोडीन
थायराइड हार्मोन को सिक्रेशन बनाने में हेल्प करता है। सो अगर आप एक्सेस आयोडीन नहीं दोगे तो T3 T4 ज़्यादा नहीं बनेगा। सो एक्सेस आयोडीन इनटेक हमें पेशेंट को मना करना है, ठीक है ना। सो ये हो गया। एंड यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज द रेडियो एक्टिव आयोडीन, है ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन है ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सर्जरी ऑफ चॉइस क्या है, टोटल थायरॉइडेक्टोमी फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, दैट इज कार्बिमाजोल और मिथिमाजोल। प्रोपाइल थायरोसिल नहीं है। प्रोपाइल थायरोसिल क्यों नहीं है, क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिसिटी है इसलिए, ठीक है ना। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ग्रेव्स डिजीज, अगेन रेडियो एक्टिव आयोडीन, है ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ग्रेव्स डिजीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉक्सिक गॉइटर बना हुआ है, डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर है इसलिए, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ एडजंक्टिव थेरेपी भी देते हैं, वही प्री ऑपरेटिवली जो मैंने बताया आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हो गया, या फिर लुगोल सॉल्यूशन हो गया, या फिर हमारा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन हो गया, वो हम बेसिकली देते हैं विथ एंटी थायरॉइड एजेंट बिफोर द सर्जरी, ठीक है। सो ये हमारे थे हाइपर थायरॉइडिज्म के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो आपको ये मैनेजमेंट अच्छे से याद करने हैं। इसके वजह से हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्रेव्स डिजीज याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा, ठीक है। और थायरोटॉक्सिसोसिस हो गया, थायरॉइडेक्टोमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हम कहाँ नहीं दे सकते हैं, कौन सी ड्रग मदर में, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो कौन सी ड्रग कब देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज का साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।